आप सबसे एक छोटा सा सवाल है मेरा कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो क्या उस पर जीएसटी लगता है? आप बोलोगे नहीं। दूसरा सवाल कि आपने कोई माल खरीदा, बाहर से खरीदा आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूजीलैंड से आपने कोई माल खरीदा, इंडिया में नहीं लेके आया आप उस माल को, वहीं से ही आपने उसको बेच दिया। आपका एक साउथ अफ्रीका में कस्टमर था, उसको न्यूजीलैंड में एक्स पर्सन से आप माल खरीदते हो और उससे बोलते हो एक्स को कि भाई एक्स, तेरे को ये माल डिलीवर करना है साउथ अफ्रीका में, वहाँ मेरा बायर है वाई, उसको तू डिलीवर कर दे। एक बिल तू मुझे भेज दे, दूसरा बिल मैं मेरे बायर को भेज दूंगा। मेरे पास पेमेंट आ रहा है मेरे बायर से फॉरेन करेंसी में, मैं तेरे को पेमेंट कर रहा हूँ, तू जो मुझे बिल रेज कर रहा है अगेंस्ट। तो क्या इस ट्रांजैक्शन में आपको जीएसटी देना पड़ेगा, जिसमें आप बाई कर रहे हो न्यूजीलैंड से और डायरेक्टली आप वहीं की वहीं न्यूजीलैंड से ही सप्लाई कर रहे हो। आपका एक बायर है साउथ अफ्रीका में, उसको आप सप्लाई कर रहे हो, माल आपका इंडिया में आ नहीं रहा है, डायरेक्टली एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में वो आपका जो गुड्स है वो सप्लाई हो रहा है। तो क्या आपको इस पर जीएसटी देना पड़ेगा? अगर देना भी पड़ेगा तो इसका किसी को इनपुट मिल पाएगा? भाई जीएसटी का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि इनपुट भी तो किसी को मिलना चाहिए। तो अगर मान लो आप बोलते हो कि देना चाहिए, तो सामने वाले क्या साउथ अफ्रीका वाले बायर को इनपुट मिलेगा? पहली बात तो आप जवाब दोगे कि इस पर देना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में अमाउंट आपका प्रोडक्ट गया है, तो जीएसटी की बात ही नहीं आनी चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हो, अगर आपका ऐसा जवाब है, तो आप गलत हो सकते हो। जी हाँ, आप गलत हो सकते हो। ऐसा कहना है गुजरात एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का, जिनका एक और बहुत ही सरप्राइजिंग डिसीजन आया है। पता नहीं क्यों ये लोग क्वेश्चन ऑफ लॉ को भूल जाते हैं और बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन दे डालते हैं। ये बताता हूँ मैं आपको क्या केस था। ये केस था दोस्तों स्टरलाइज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का, बहुत ही रेपुटेड कंपनी है, आप सबने भी नाम सुना होगा, वेदांता ग्रुप। ये उसी ग्रुप की एक कंपनी है। इनका काम है दोस्तों एक तो हार्डवेयर में ट्रेडिंग करना और एक काम है इनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड सर्विस देना। ये पहुंचे गुजरात एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास 2018 में। इन्होंने बोला कि हमें कुछ एक हार्डवेयर जो हैं आउटसाइड इंडिया से हमें खरीदने हैं। लेट सपोज हमें खरीदने हैं न्यूजीलैंड से और हमें वो सप्लाई करने हैं हमारे एक बायर को, वो बैठा है साउथ अफ्रीका में, उसे हमें सप्लाई करने हैं। तो न्यूजीलैंड में जो हमारा वेंडर बैठा है एक्स जिसका नाम है, वो सप्लाई करेगा साउथ अफ्रीका में बैठे हुए हमारे बायर वाई को। प्रोडक्ट इंडिया में नहीं आने वाला है, वहीं की वहीं से वो बाहर जाने वाला है। तो अब उन्होंने इसमें दो क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन कि क्या ये इंपोर्ट होगा, कि हम जो न्यूजीलैंड वाले एक्स से खरीद रहे हैं क्या ये इंपोर्ट होगा, हमें इंपोर्ट पे जीएसटी देना पड़ेगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि जब हम साउथ अफ्रीका वाले वाई को बेच रहे हैं जो कि न्यूजीलैंड वाले एक्स से डायरेक्ट डिलीवर हो रहा है, तो क्या इस ट्रांजैक्शन पे हमें, इस सेल पे हमें जीएसटी देना होगा? एक तो हो गया परचेज कि इंपोर्ट पे हमें जीएसटी देना होगा, दूसरा हो गया सेल, क्या इस पे हमें जीएसटी देना होगा? अब गुजरात एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का क्या बोलना है? फॉर्चुनेटली इन केस ऑफ इंपोर्ट वाले के लिए कि जब आप न्यूजीलैंड वाले से खरीद रहे हो उस पर तो उन्होंने बोला आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा? कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 में इंपोर्ट की डेफिनेशन दी हुई है, उसके जो लास्ट के 5 वर्ड है वो बोलते हैं कि समथिंग्स हैव टू बी कम इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, कि बाहर से कोई चीज़ इंडिया में आनी चाहिए तभी वो इंपोर्ट होगी। तो न्यूजीलैंड से वो चीज़ सीधे साउथ अफ्रीका गई है, इंडिया में आई नहीं है वो चीज़, तो वो इंपोर्ट ही नहीं है। इंपोर्ट नहीं है वो चीज़, तो उस पर आपको रिवर्स चार्ज में या फॉरवर्ड चार्ज में किसी भी तरीके का कोई जीएसटी का पेमेंट नहीं करना है। ये तो एक बढ़िया डिसीजन दिया इन्होंने, एक फॉर्चुनेट रहा स्टरलाइट कि ये उनके फेवर में आ गया। बट अब बात करते हैं दूसरे ट्रांजैक्शन की। दूसरा ट्रांजैक्शन जो सेल हुआ, न्यूजीलैंड से आपने खरीदा और साउथ अफ्रीका में आपने बेच दिया, डायरेक्ट सप्लाई हुई न्यूजीलैंड टू साउथ अफ्रीका, मतलब कि मर्चेंट ट्रेड ट्रांजैक्शन हो गया। गुड्स इंडिया में आ ही नहीं रहा है, ना ही इंडिया के बाहर जा रहा है, इंडिया के बाहर था पहले से वो, और वहीं की वहीं से इंडिया के बाहर ही वो किसी दूसरी कंट्री में चला गया। इसमें एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने बोला कि आपको इंटर स्टेट सप्लाई मानते हुए इस पर जीएसटी देना पड़ेगा। क्यों? उन्होंने बोला कि आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे हो। एक्सपोर्ट की डेफिनेशन है 210 में, वो बोलती है कि कोई चीज़ इंडिया से बाहर जानी चाहिए तभी वो एक्सपोर्ट होगा। यहाँ से तो इंडिया में कोई चीज़ आई नहीं तो बाहर कहाँ से जाएगी? तो हम आपसे इस पर टैक्स लेंगे। सेक्शन 10 आईजीएसटी में उन्होंने बोला कि एक इंटर स्टेट सप्लाई है। क्यों?
क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है और सप्लायर जो है वो इंडिया में, तो ये इंटरस्टेट सप्लाई है, हम आपसे आईजीएसटी चार्ज करेंगे, ये उन्होंने कंटेंशन दिया। आपके हिसाब से क्या ये कंटेंशन सही है उनकी? इस केस में जीएसटी लगना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए दोस्तों। इवन सरकार ने खुद ने शेड्यूल 3 की एंट्री 7 में क्लियरिफाई किया है, सीजीएसटी एक्ट 2018 में उन्होंने क्लियरिफाई किया था कि अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में अगर कोई सप्लाई हो रही है तो वो ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी ना सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। एआर ने क्या बोला? एआर ने बोला कि पहली चीज ये आपकी सप्लाई है सेक्शन 7 के हिसाब से, ठीक है। दूसरी सेक्शन 10 के हिसाब से ये आपकी इंटरस्टेट सप्लाई है, हम आपसे जीएसटी लेंगे। उन्होंने बोला कि सेक्शन 7 के हिसाब से सप्लाई क्यों है? सेक्शन 7 में अगर आप डेफिनेशन दोगे तो सप्लाई के लिए फर्दरेंस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है, प्लस कंसिडरेशन होना जरूरी है, तो आपके केस में दोनों हो रहे हैं। तीसरा इंटरस्टेट सप्लाई है, ये इन्होंने बस ये पढ़ के छोड़ दिया। नीचे शेड्यूल 3 तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं कि शेड्यूल 3 की एंट्री 7 में सरकार ने 1 फरवरी 2019 से एक एंट्री इंसर्ट करिए, एंट्री नंबर 7। उसमें उन्होंने बोला कि इफ समथिंग इज गोइंग आउटसाइड इंडिया फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में अगर आप कुछ सप्लाई कर रहे हो तो हम उसको ना सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे ना गुड्स मानेंगे। तो जब सप्लाई ऑफ सर्विस और गुड्स ही कोई चीज नहीं मानी जाएगी तो वो सप्लाई नहीं होगी। पहली चीज सप्लाई नहीं होगी तो सेक्शन 7 पास ही नहीं हो पाएगा। सेक्शन 7 से ये चीज पास नहीं हो पाएगी तो उस पर जीएसटी की बात ही नहीं आएगी। अब हो सकता है आपका क्वेश्चन हो कि सर कि ये जो शेड्यूल 3 में एंट्री 7 आई वो तो 1 फरवरी 2019 से आई है, जबकि ये ट्रांजैक्शन जब ये पहुंचे एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास, ये तो पहुंचे थे मई 2018 में, ये तो 2018 के साल में पहुंचे थे। तब तक तो ये कंटेंशन आया ही नहीं था। ये लाइन, ये एंट्री शेड्यूल 3 में सरकार ने इंसर्ट ही नहीं करी थी, और सरकार ने इंसर्ट भी करी है प्रोस्पेक्टिव डेट से, रेट्रोस्पेक्टिव डेट से इंसर्ट नहीं करी है। तो क्या लॉ का ये इंटेंशन होना चाहिए कि इसको 1 फरवरी 2019 से इंसर्ट किया है, उससे पहले ये टैक्सेबल थी? अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि वो प्रोडक्ट मैं इंडिया में लेके आ गया, ओके, उस पर मैंने आईजीएसटी का पेमेंट किया क्योंकि वो इंपोर्ट हो गया, मैं उसका इनपुट लूंगा, बिल्कुल आई एम एलिजिबल टू टेक इनपुट 100%, नो डाउट, ओके। इंडिया में आ गया, अब मैं इंडिया से उसको वापस एक्सपोर्ट कर रहा हूं साउथ अफ्रीका, चाहे विद पेमेंट ऑफ टैक्स करूं चाहे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करूं, वो जीरो रेटेड है। एलयूटी ले लेता हूं मैं और मैंने सप्लाई कर दिया, 1 रुपये का टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। जो मैंने आईजीएसटी पे किया था इंपोर्ट पे, उसका मैं रिफंड फाइल कर सकता हूं, मेरे पास मेरा टैक्स का पैसा वापस आ गया। अगर मैं एलयूटी नहीं लेता हूं, विदाउट एलयूटी करता हूं, तो सप्लाई करते टाइम मुझे टैक्स का पेमेंट करना है इनपुट यूज करते हुए, बट वो ऑटोमेटिकली मेरे पास पूरा रिफंड भी आ जाएगा। तो अगर मैं इंडिया में लाके फिर बेच रहा हूं साउथ अफ्रीका में, तो मेरा टैक्स इंप्लीकेशन जीरो आ रहा है इस केस में। अगर मैं न्यूजीलैंड से सीधा साउथ अफ्रीका बेच रहा हूं तो आप टैक्स ले रहे हो, क्या ये चीज लॉजिकल है? जरा सोच के देखो आप दोस्तों, मतलब क्या चाहते हो आप मुझसे? मेरी प्रोसीजरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ाना चाहते हो कि भैया पहले इंडिया में लाओ, आप हमें टैक्स दो, उसका इनपुट ले लो, फिर आप उसको एक्सपोर्ट करो, फिर आप हमसे रिफंड क्लेम ले लो, हम आपको पूरा पैसा वापस दे देंगे। तो क्या आप इतना लंबा टास्क चाहते हो कि मैं इंडिया में लाऊं फिर साउथ अफ्रीका भेजूं? मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ाना चाहते हो आप? जब ये पॉसिबिलिटी है कि सीधा वो प्रोडक्ट एक देश से दूसरे देश में जा सकता है, तो क्यों नहीं कर सकते हमेशा? तो क्या सरकार ने जो एंट्री 7 इंसर्ट करी है, शेड्यूल 3 में एंट्री 7 इंसर्ट करी है, उनका इंटेंशन ये था कि पहले की ट्रांजैक्शन टैक्सेबल हो जाए? भाई जब आप एक्सपोर्ट को ही टैक्सेबल नहीं कर रहे हो तो ये तो एक्सपोर्ट से भी बहुत बड़ी चीज हो गई। अगर मैं इंडिया में लाके कर देता तब तो आप मेरे से टैक्स नहीं लेते, मैंने डायरेक्टली इंडिया से बाहर भेज दिया तो आप उसको टैक्सेबल कर दोगे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेबुनियाद, दिस इज नॉट ए करेक्ट रूलिंग। ये अब भारत सरकार को सोचना चाहिए कि एआर की तरफ से जो रूलिंग्स आ रही है जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ को देखा ही नहीं जा रहा है, तो इनका क्या फ्यूचर रहने वाला है, इन रूलिंग्स का, इन एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज़ का क्या फ्यूचर रहने वाला है? क्या ये सस्टेन करनी चाहिए? क्या एक एसएससी को इनके पास पहुंचना चाहिए? अगर आप देखोगे सेम इश्यू पे केरला एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने थोड़े दिन पहले एक रूलिंग लेके आई थी, इवन 2018 में ही रूलिंग आई थी, जब तो शेड्यूल 3 में वो एंट्री भी इंसर्ट नहीं हुई थी, सेम काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन था, और केरला एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने बोला था कि इस पे टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर आउटसाइड इंडिया से आउटसाइड इंडिया कुछ चीज जा रही है तो टैक्स नहीं लिया जाएगा। जब तक तो शेड्यूल 3 में ये वाली एंट्री भी नहीं आई थी जो बोल रही थी कि भैया इस ट्रांजैक्शन में टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये चीज़ क्लियर इफेक्टरी भी नहीं थी। उस टाइम तो ये चीज़ें डाउटफुल थी। स्टिल केरला
एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने इतना बढ़िया जजमेंट दिया, एससीसी ने, स्टरलाइट ने उस जजमेंट को भी रेफर किया था गुजरात अथॉरिटी के सामने, बट उन्होंने उसको भी कंसीडर नहीं किया। सिंपली बोला कि भैया फर्दर एंड्स ऑफ सप्लाई के लिए कंसीडरेशन के लिए आपने सप्लाई करी है तो सेक्शन 7 के हिसाब से ये सप्लाई है, और आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है और सप्लायर की लोकेशन इंडिया है, तो ये इंटरस्टेट सप्लाई है, आपको आईजीएसटी देना है। आगे पीछे का उन्होंने कुछ देखा ही नहीं कि भाई आगे पीछे भी एससीसी ने कोई कंटेंशन दी है, कुछ अपनी तरफ से वो बोल रहा है। ये शेड्यूल 3 में भी कोई बात सरकार ने क्लियरिफैक्टरी करी है, तो मेरे हिसाब से ये क्लियरिफिकेशन जो सरकार ने दिया ये 1 जुलाई 2017 से ही रीड किया जाना चाहिए। तो इससे पहले लिखा हुआ था, इसका मतलब ये नहीं था कि उसको आप टैक्सेबल कर दोगे, आप ये क्लियर कर रहे हो कि भैया ये चीज़ टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। तो या तो सरकार को इसको 1 जुलाई 2017 से रेट्रोस्पेक्टिवली डालना चाहिए ताकि इन एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज़ में कोई डाउट नहीं हो इस चीज़ के बारे में, क्योंकि जब तक क्लियर आप लिखोगे नहीं ना एकदम क्लियर कट, तब तक शायद इनको हो सकता है वो चीज़ समझ में नहीं आए। तो मेरे हिसाब से सरकार से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सरकार को इसको 1/7/17 से रेट्रोस्पेक्टिवली करना चाहिए या कुछ ऐसा सर्कुलर निकालना चाहिए जिस पे अगेन इनको क्लेरिफिकेशन देनी चाहिए कि भैया ये 1/7/17 से ही एप्लीकेबल है, इसको 1/7/17 से ही रीड किया जाए। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहाँ पे साइन ऑफ करता हूँ। अगर आपको मेरे से कनेक्टेड रहना है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसे ही आपके लिए लाइव वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों अगर आपको कनेक्टेड रहना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो आएगा सबसे पहले वो आप तक पहुंचेगा। दोस्तों थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।